बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाका भोया में खुफिया मालूमात पर किया गया। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से जायद हमलों में भी मुलव्वस थे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाका भोया में खुफिया मालूमात पर किया गया। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने का भी माहिर था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं। पाक फौज आईनी हदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा है। कौम इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों का अहम इजलास हुआ। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास के दौरान अपोजिशन के एहतजाज और जलसों के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लक हुकूमती इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव है, न ही हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा है। नवाज शरीफ अपने बच्चों को लंदन में बिठाकर आवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। उनके बच्चे आराम करें और अवाम सड़कों पर आए, ये कैसा इनकलाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ज़हीरुल इस्लाम के सामने क्यों नहीं बोले। साबिक DG ISI के खिलाफ नवाज शरीफ को आज क्यों बातें याद आ रही हैं। कौम देख रही है कि नवाज शरीफ के बयानात पर पाकिस्तान मुखालिफ लोग बगलें बजा रहे हैं। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते हुए अपोजिशन के करप्ट रहनुमाओं को बेनकाब करने का मिशन दे दिया और हदायत की कि पंजाब के वज़रा दफाई नहीं बल्कि जारहाना पॉलिसी इख्तियार करें। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में रिहायशियों ने घरों में पाकिस्तान और तुर्की के झंडों से बिल्डिंग सजा दी। नोगोरोनो काराबाग के तनाज़े पर आर्मीनिया के साथ जंग में अज़रबैजान की फौज ने हरीफ ममालिक के पड़खचे उड़ा कर रख दिए। पाकिस्तान और तुर्की ने अज़रबैजान की हुकूमत की दारुल हुकूमत बाकू की एक इमारत की तस्वीर सामने आई, जिस पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लगाए गए। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर अलीज़ादा ने बाकू की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें वहां के रिहायशियों ने घरों की बालकोनियों में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लगाकर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान और अज़रबैजान की आर्मीनिया के खिलाफ मुश्तरका जंग की इत्तलात की पाकिस्तान ने तरदीद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी खबरें अफवाहों पर मबनी हैं। इन खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी पर तशवीश का इजहार किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अज़रबैजान के साथ पाक फौज की ताउन की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में पाक फौज के लड़ने की रिपोर्ट्स कयास आराई पर मबनी हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और इत्तलात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अज़रबैजान की शहरी आबादी पर आर्मीनिया फौज की गोलाबारी काबिल मुसम्मत और अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जारी झड़पों को फौरी खत्म करने पर जोर दिया। अज़रबैजान के हाथों दुर्गट के बाद आर्मीनिया ने घुटने टेक दिए, जंग बंदी पर आमादगी का इजहार कर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, रूस, फ्रांस के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। 5 रोज तक अज़रबैजान की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करने के बाद आर्मीनिया को जंग बंदी का ख्याल आ ही गया। आर्मीनिया ने जंग बंदी के मामले पर आलमी कुव्वतों से मिलकर काम करने की आमादगी जाहिर कर दी। आर्मीनिया के मुताबिक यूरोप में तनाज़ात को हल कराने वाली तंजीम OSCE के ताउन से अज़रबैजान से जारी जंग का तनाज़ा हल किया जा सकता है। दूसरी जानिब अज़रबैजान की वज़ारत खारजा ने वाज़ेह किया कि जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले आर्मीनिया मकबूजा इलाके करबाग से अपनी अफवाज को फौरी तौर पर वापस बुलाए। जंग खत्म करने के लिए अब गेंद आर्मीनिया की कोर्ट में है।
कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। जिला कोरंगी, जिला शर्की के मुख्तलिफ मकामात को लॉकडाउन किया गया। 15 अक्टूबर तक कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन होगा। कोरंगी नंबर 2 अल-फलाह सोसाइटी, शादमान टावर, मलीर, दरख्शां सोसाइटी मलीर में भी लॉकडाउन का निफाज होगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिला शर्की के भी 5 मकामात पर 17 अक्टूबर तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। जिला जनूबी में निजी बैंक को डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर सील किया गया। बैंक में 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जिला जनूबी में 4 तालीमी इदारे भी कोरोना की वजह से बंद करवा दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 तालीमी इदारों को वार्निंग जारी की गई। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि सूबे में स्कूल्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ और खुदा न खास्ता अगर केसेस बढ़े तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, बहुत सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि काबीना के इजलास में कोरोना केसेस बढ़ने पर कुछ अराकीन ने तशवीश का इजहार किया था, जिस पर काबीना ने कहा कि हम तमाम स्कूलों में SOPs पर बारीक बीनी से सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि SOPs पर अमल और एहतियात करें ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना फैलाव का मरकज बन रहे हैं। NCOC ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। NCOC ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को कोरोना का फैलाव का मरकज करार देते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया। दूसरी जानिब शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर खास नजर रखी जाए। NCOC ने तमाम सूबों गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया को हिफाजती इकदाम की हिदायत दी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6499 हो गई। मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,13,413 हो गए। 480 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,98,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 15 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,237, सिंध में 2,512, खैबर पख्तूनख्वा में 1,260, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88, आज़ाद कश्मीर में 74 और इस्लामाबाद में 182 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 99,605, जबकि सिंध में 1,37,467, खैबर पख्तूनख्वा में 37,845, बलूचिस्तान में 15,302, गिलगित बिल्तिस्तान में 3,808, इस्लामाबाद में 16,650, आज़ाद कश्मीर में 2,754 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,46,00,000 हो गई। 2,58,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,13,000, ब्राजील में 1,45,000, मैक्सिको में 78,000, रूस में 21,000, भारत में 1 लाख, टर्की में 8,262, ईरान में 27,000, अफगानिस्तान में 1,000 और सऊदी अरब में 4,823 अमवात हो चुकी हैं। गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में फौज की मदद न लेने का फैसला कर लिया गया। निगरान वजीर आला मीर अफजल कहते हैं इलेक्शन में सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की मदद ली जाएगी। निगरान वजीर आला मीर अफजल का कहना था कि साबित करेंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इलेक्शन कराने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात बगैर फौज के करवा के मुल्क में एक मिसाल कायम करेंगे। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। मुलव्वस होने के शवाहिद मिले तो कार्रवाई होगी। हसास हल्के में फौज की तैनाती हालात के मुताबिक अमल में लाई जा सकती है। नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में असासों से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। 1,752 कनाल ज़रई अराजी, लाखों रुपए के शेयर्स, 8 बैंक अकाउंट्स, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज नवाज शरीफ के असासों में शामिल हैं।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की जानब से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया, नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECP को खतूत लिखे गए। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स, हुदैबिया पेपर्स मिल में नवाज शरीफ के 3,43,425 शेयर्स हैं, जबकि हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 है और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। LDA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियार डेवलपमेंट ने भी रिपोर्ट दी। नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें, मरी में बंगला, लाहौर के मोजा मालिक में 936 कनाल, मोजा बड़ू कसानी में 299 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। लाहौर के मोजा रायबंड में 103 कनाल, मोजा सुल्तान के में 332 कनाल अराजी, जिला शेखुपुरा के मोजा मंडियाली में 14 कनाल और मोजा फैरोज वतन में 88 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस लाहौर और इस्लामाबाद के मुताबिक नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर्स के अलावा 1 लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज के मालिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपूरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है। ये मसाइल का हल नहीं। इख्तलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं भी कहूँगा कि मुझे क्यों निकाला। वज़ीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला। ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं। ये किस पार्टी के डिसिप्लिन में ये लिखा है जी आपने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना अगर मुखालिफ पार्टी का है, या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी अगर वो अपना मुखालिफ पार्टी का है। अगर तो किसी पार्टी की मेंबरशिप में ये लिखा हो कि अगर आप हमारी पार्टी के खिलाफ वज़ीर आज़म होगा, हमारी पार्टी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर होगा तो आप नहीं मिल सकते, फिर तो बंदा कह सकते आपने ये साइन किए हुए हैं। ये तो किसी पार्टी का मंशूर नहीं है। तो बुज़दार साहब से मिला तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने, और उसकी वजह हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह से एक निस्बत की वजह थी। तो जो ब्यूरोक्रेट थे वो भी कह रहे हैं कि यार आपका तो बहुत ज्यादा उन्होंने एहतराम किया है, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत से मिले हैं। इस तरीके से एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैं कई दफा मिला हूँ और पार्टी ने उसे बुलाया कि आप क्यों मिले हैं, फलां क्यों मिला है। तो मैंने कहा देखें मैं मिला हूँ किसी काम की वजह से। उन्होंने कहा अच्छा आइंदा ना मिलना। मैंने कहा नहीं मैं ये प्रॉमिस नहीं करता, अगर आइंदा मुझे जाने की जरूरत पड़े मैं आइंदा भी जाऊंगा। इसमें कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और इसमें कोई करने वाली बात नहीं। नहीं, हिकमत अमली यही है कि हम जमहूरी तरीके से चल रहे हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। कोई छोड़ने की वजह नहीं है। नहीं, इख्तलाफ रहे हो सकता है, कोई छोड़ने की वजह नहीं है। मैं समझता हूँ गैर मुनासिब रवैया है। राना सनाउल्लाह साहब काबिल एहतराम है, राना मशहूर साहब काबिल एहतराम है, लेकिन जो वो अंदाज अख्तियार कर रहे हैं कि निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, नोटिस नहीं लेना चाहिए था ऐसी बातों का। अगर उन्हें पता चला जी फलां बंदा मिल रहा है, ऐसे भाई ठीक है उसका कोई इशू होगा, मिल दिया उसने। अगर उन्हें पता चला जी मियां जलील शरकपुरी तो ये कह दिया जी नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया मुनासिब नहीं है, तो कह दे जी उसकी एक राय है। जी देखिए, पार्टी अगर उस्मान बुज़दार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूंगा, अगर उनकी गलती साबित होगी। और अगर कोई गलती नहीं होगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूँ। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर अमान जमानत पर हैं। वो पाकिस्तान के अदालती, रियासी और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अदालतों से दरख्वास्त करूंगा कि इनकी जमानत मंसूख करके गिरफ्तार किया जाए। फयाजुल हसन चौहान ने एक पैगाम में कहा कि पाक फौज ने अनथक मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। इन करप्ट और बददियानत साबिक हुक्मरानों को हसास इदारों ने करीब भी नहीं फटकने दिया। डॉक्टर कदीर के इंटरव्यूज, गौहर अयूब की किताब और डॉक्टर समर मुबारकमंद के बयान शरीफ खानदान को शर्म हयात दिलाने के लिए काफी हैं। नवाज शरीफ साहब के जो इस वक्त सुल्तान मफरूद्दीन का लक़ब हासिल कर चुके हैं, उन्होंने दावा किया कि क्रूज मिसाइल बनाने में जनाब उनका किरदार है। इसी तरह ये एटम बम बनाने का भी क्रेडिट लेते हैं, मिसाइल प्रोग्राम का भी बनाने का क्रेडिट लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तो ये क्रूज मिसाइल और ये एटम बम इत्तेफाक फाउंड्री में बना है और इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए आले शरीफ ने अपने अकाउंट्स के जायज और हलाल माल से जनाब डोनेट किए हैं, और
शहबाज शरीफ साहब ने हथौड़ा पकड़ के, शहबाज शरीफ साहब ने छेनी पकड़ के और बेगम सफदर अमान साहिबा ने पेचकस पकड़ के, हमजा शहबाज साहब ने कोई बोल्ट नट पकड़ के, कोई इंजीनियरिंग और मैकेनिक की करके ये मिसाइल प्रोग्राम, ये एटम बम और ये क्रूज मिसाइल बनाए हैं, तो फिर तो हम इनकी तारीफ करेंगे। अदरवाइज हकीकत ये है कि पाक अफवाज और उनके झैली अदारों ने मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जिस अंत तक मेहनत से बनाया है वो सबको पता है, और जिस तरह उसकी सुपरविजन और उसकी हिफाजत की है। इन करप्ट और बददियानत साबका हुक्मरानों को तो इन्होंने करीब भी नहीं आने दिया पाक अफवाज के झैली अदारों ने, कि कहीं ये भी बेच के ना खा जाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब को, नवाज शरीफ साहब को, कि इन्होंने एटम बम के वाले से दावा किया। गोहर अयूब की किताब और डॉक्टर अब्दुल कदीर के 20 इंटरव्यू गवाह हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब एटम बम का धमाका करना नहीं चाहते थे। क्रूज मिसाइल के हवाले से डॉक्टर समर मुबारक बंद का कल स्टेटमेंट आ गया, शर्म से इनको डूब मर जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि बेगम सफदर अमान साहिबा के जो इस वक्त जमानत पे हैं, अदालतों ने उन्हें जमानत दी थी कि अपने वालिद की तमीदारी करें, अब वो पाकिस्तान के रियासती जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका है, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, जिन हलकों में आरटीएस डाउन रहा वहां पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन से पीटीआई हारी, 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। अगर गिनती दोबारा कर देते पीटीआई ने अकेले हुकूमत बनानी थी। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन के बाद ऐसे इल्जामात लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है, हारने वाला अपने साथियों को यही यकीन दिलाता रहता है कि हम नहीं हारे, हराया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया एक पिटा हुआ बयानिया है। आप कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को मे फेयर्स रखने की बच्चेगाना तहरीक चला रहे हैं। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन को गालियां देने और जेल में डालने पर है। हुक्मरानों को लोगों में जेल में डालने का शौक है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ, मुल्क में आइन की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक को बहाल कर दें। बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत को और उनके मैंडेट को पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनको वोट मिले हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ वोटों से वो नहीं आए, वो ज़ाहिर है खेल और एक साजिश के नतीजे में आए हैं, ये बात सबों को पता है। तो उसके बावजूद उनको 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ और हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, भट्टा बैठ गया इकॉनमी का। भूख, बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ गई है और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है। तो मुल्क जो है वो एक कियोस्क के अंदर चला गया है इमरान खान साहब की और उनका ग्रोह है उसकी इंतकामी पॉलिसी के बाइस। और आपको याद होगा कि हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि आप मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, आपने भी लोगों में वापस जाना है। आखिर आपको लोगों से वोट लेने ही पड़ते हैं, जितनी मर्जी सपोर्ट मिली हो, लेकिन उन्हें इसका कोई ख्याल नहीं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नून लीग के कायद के हालिया बयानात पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर रियासी इदारों को बदनाम कर रहे हैं। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी की गर्ज से ठोस कोशिशें कर रही है। मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए रियासती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और बदउनवान अनासिर का एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राए अबलाग आज़ाद हैं और इन पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लाहौर की ज़रूरियात पूरी करने के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ पर एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मनसूबे की मुकर्ररा वक्त में तकमील हुकूमत की तरजीह है। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट लाहौर शहर की बहाली का एक अहम मनसूबा है।
جو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرے گا اور اس سے پانی کی قلت ختم ہوگی۔ صوبے بھر میں اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ اجلاس میں شریک وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو بتایا کہ منصوبے پر پیش رفت کی اعلیٰ سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور کو سیاحت کا مرکز بنانے کے لیے کمر کس لی۔ روایتی ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے اقدامات فوری طور پر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت لاہور کی بحالی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ تاریخی عمارتوں اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے بفر زون قائم کیے جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشنز لاہور سے بادشاہی مسجد تک اوور ہیڈ برج بنایا جائے گا۔ مال روڈ پر کھلی فضا میں کھانے پینے کے سٹالز اور کرسیاں لگائی جائیں گی۔ لاہور میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے اسٹریٹ اور نائٹ ٹورزم متعارف کروانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ مخصوص ڈیزائن کی ریڑھیوں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کی جائیں گی۔ غذائی معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ مریم زمانی مسجد کی تعمیر و مرمت کر کے تاریخی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ رم مارکیٹ کو دوسری جگہ منتقل کر کے تاریخی شکل بحال کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جیلوں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں پر عائد پابندی ہٹا دی۔ پنجاب کابینہ برائے خزانہ نے جیل حکام کو 1000 سے زائد پوسٹوں پر بھرتی کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد جیلوں میں پیرا میڈیکل سٹاف سمیت وارڈ اور دیگر عملے کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سختی سے ہدایت دی کہ جیلوں میں بھرتیاں میرٹ پر کی جائیں۔ کسی قسم کی سفارش یا میرٹ کے برعکس اقدام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں 5000 سے زائد کی آسامیوں پر ابتدائی طور پر 1000 نئی بھرتی منظوری دی جائے گی۔ جیلوں میں گریڈ 11 سے لے کر گریڈ 1 تک مختلف پوسٹوں پر بھرتی کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے۔ بھنگ کی بجائے زیتون کی کاشت پر توجہ دی جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے دیر میں زیتون کی باغبانی مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں موجود جنگلی زیتون کے کئی کروڑ درخت قدرت کا بیش بہا انعام ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کو وادی زیتون قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت کو ترقی دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ زرعی ترقی سے صنعتی شعبہ میں بھی انقلاب آئے گا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آج جو تقاریر کر رہے ہیں وہ ہم گزشتہ 55 سال سے کہہ رہے ہیں، اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جان کی قربانیاں تک دے دیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ اب اس حکومت کے جانے کا وقت قریب ہے۔ یہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ عمران خان نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ 1 کروڑ کی نوکریوں کا وعدہ کرنے والوں نے 1 کروڑ افراد کو بے روزگار کر دیا۔ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی۔ تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ہم اس حکومت کو گھر بھیج کر واپس لوٹیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں چین کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ کی پالیسیز عالمی ادارے کے منشور کے اصولوں پر مبنی ہیں اور کثیر الجہتی اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی راہ میں ہموار کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایک آن لائن استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے چین کی حیران کن ترقی، خصوصاً 7 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنے اور 30 برس کے لیے مجموعی قومی پیداوار کو دوہرے ہندسے میں داخل کرنے کو سراہا۔ چین کے سفیر نے جواب میں اپنے پاکستانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط دوستی اور تعاون پر فخر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ خواتین کے حقوق اور آزادیوں پر کارروائی کے لیے اہداف کے حصول کے لیے
میں ایسے پڑھا جیسے سویا ہوا رات کو بہن چو 3 بجے یا 6 بجے پنگ پی کے کر رہا ہوں. اس سے سلو کیا پڑھوں یار, مجھے یہ بتا دو یار. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ خواتین کے حقوق اور آزادیوں پر کارروائی کے لیے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کی جائیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے متعلق چوتھی عالمی کانفرنس کی 26ویں سالگرہ کے موقع پر ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے احساس بریگیڈ کا مقصد خواتین کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور غربت میں کمی لانا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے قیام کے وقت سے ہی خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم قانون سازی کے ذریعے خواتین کے خلاف تشدد, گھریلو تشدد, ہراسگی کے معاملات اور سماجی جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس میں موجود مسلمانوں کو علیحدگی پسند قرار دے دیا. کہا فرانس کے 60 لاکھ مسلمان اپنا الگ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. انہیں روکنے کے لیے سخت قوانین واضح کیے جانے چاہئیں. فرانس کی سرزمین ایک بار پھر مسلمانوں پر تنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. فرانسیسی صدر میکرون نے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا پلان پیش کر دیا. پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے فرانسیسی مسلمانوں کو علیحدگی پسند قرار دے دیا اور کہا کہ 60 لاکھ مسلمان اپنا ایک الگ معاشرہ اپنے قوانین کے تحت بنانا چاہتے ہیں. میکرون نے اپنا 4 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا جس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی. فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں. کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آنے پر دونوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. امریکی صدر اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں تصدیق کی کہ دونوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. وائرس کی تشخیص کے بعد دونوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا اور اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے. دوسری جانب امریکی خاتون اول میلانیا نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام سماجی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی. امریکی شہریوں سے گزارش ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں. مل کر اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا. امریکی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا. رواں سال حاضر سروس فوجیوں کی خودکشیوں میں 30% تک اضافہ ہو گیا. بڑھتے خودکشیوں کے رجحان سے اعلیٰ حکام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. امریکہ میں فوجی خودکشیوں کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا. آئے روز فوجیوں کی خودکشیوں کے واقعات سے اعلیٰ حکام پریشانی میں مبتلا ہیں. 2019 کے مقابلے میں رواں سال خودکشیوں میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. امریکی حکام نے جنگی علاقوں میں تعیناتی, قدرتی آفات سے مقابلہ اور بدامنی کا شکار امریکی شہروں میں تعیناتی کو فوجیوں میں خودکشی کے رجحان میں اضافے کی وجوہات قرار دیا ہے. امریکی اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق فوجیوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے. ذہنی دباؤ کے شکار فوجیوں کا پتہ لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی. ایران کی حدود استعمال کیوں کی؟ امریکہ نے ایمریٹس ایئر لائن کو $4 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا. جولائی کے مہینے میں ایمریٹس نے تہران کی حدود استعمال کر کے امریکہ میں لینڈنگ کی تھی. ایرانی حدود استعمال کر کے امریکہ میں ایمریٹس ایئر لائن کی پروازوں کی لینڈنگ پر واشنگٹن نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فضائی کمپنی پر $4 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا. فضائی کمپنی کے مطابق کورونا لاک ڈاؤن کے بعد پروازوں کی بحالی ہوئی. امریکہ جانے والی پروازوں کے لیے غلطی سے تہران کی فضائی حدود کا انتخاب ہو گیا. یہ کوئی ایسی غلطی نہیں جس پر اتنا بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا. فضائی کمپنی نے جرمانہ ادائیگی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی فیصلے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ویمن
वनडे और टी20 क्रिकेट की टीमों की रैंकिंग जारी कर दी। दोनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की 7वीं पोजीशन। आईसीसी ने विमेन्स क्रिकेट की वनडे और टी20 की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। नई रैंकिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दोनों फॉर्मेट में टॉप पर है। वनडे और टी20 टीमों की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 7वां नंबर बरकरार है। वनडे फॉर्मेट में भारत का दूसरा और इंग्लैंड का तीसरा नंबर है। जनूबी अफ्रीका वनडे फॉर्मेट में एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गई। न्यूजीलैंड की टीम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर आ गई। वेस्ट इंडीज 6ठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। टी20 रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले नंबर पर मौजूद है। रैंकिंग में इंग्लैंड का दूसरा नंबर और भारतीय टीम तीसरी पोजीशन पर जा चुकी है। न्यूजीलैंड चौथे, जनूबी अफ्रीका 5वें, वेस्ट इंडीज 6ठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।